हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल BKC लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंतर्गत कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जो कि हमारा डिज़ाइन ऑफ स्टील में भी यही हमको मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि इस्पातीय खंड अधिक सामर्थ्यवान होते हैं। कहा जाए कि कोई संरचना बनाई जाए, जैसे कह सकते हैं कि छत बनाया जाता है, तो जो छत बनाया जाता है या कंक्रीट का भी छत तैयार कर लिया जाता है, इस्पात का भी तैयार कर लिया जाता है, लकड़ी के भी छत बना लिए जाते हैं। तो ये जो हमारा इस्पात का खंड होता है, अगर इसकी सामर्थ्य की बात किया जाए तो तनन में भी, कर्तन में भी और संपीड़न में भी, यानी कर्तन, संपीड़न और तनन इन सभी में सामर्थ्यवान होता है। तो इसका जो विकल्प होगा वह हमारा डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कच्चा लोहा व अयस्क को किस भट्ठी में पिघलाया जाता है। तो जब हम लोहा को प्यूरिफाई किया जाता है, या कह सकते हैं शुद्ध किया जाता है, तो लोहा के जो कच्चे पदार्थ होते हैं या अयस्क होते हैं, उन सभी को झोंका भट्टी में डाल करके पकाया जाता है या पिघलाया जाता है। उसी समय इसमें क्या किया जाता है कि जो इस्पात होते हैं, इसमें कुछ मात्रा में फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज, ये सब भी इसमें डाल दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है मृद इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। तो जो हमारा मृद इस्पात होता है उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वह हमारा होता है ए सही, यानी 0.15 से लेकर के 0.28% इसमें कार्बन की मात्रा की उपस्थिति होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौथे में कहा गया है कि इस्पात को बांटा गया, यानी जो मृद इस्पात हमारा होता है वह हमारा सभी प्रकार का होता है, यानी उच्च तनन में भी बांटा गया है, पिटवा लोहा भी होता है और ढलवा लोहा भी हमारा होता है। इसके बाद आगे के क्वेश्चन में दिखाए गए हैं कि पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा की उपस्थिति होती है। तो जो हमारा पिटवा लोहा होता है उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वह हमारा होता है इतना। अगर वहीं पे ढलवा लोहा होता है तो इसमें 2 से 4% तक की कार्बन की मात्रा की उपस्थिति होती है। वैसे अगर कहा जाए कि इस्पात में कार्बन की मात्रा, तो वह 0.15 से लेकर के 4% तक की कार्बन की मात्रा की उपस्थिति इस्पात के अंदर होता है। 7वें में कहा गया है कि इस्पात के भौतिक गुणधर्म है, यानी इकाई भार, सामर्थ्य, यंग मापांक, ये सभी हमारे इसके भौतिक गुण हैं। इसके साथ साथ रेखीय प्रसार, प्रभाव, प्रतिबल, कर्तन, ये सब भी हमारे इस्पात के भौतिक गुणधर्म ही होते हैं। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो इसमें रेखीय प्रसार, प्रभाव, प्रतिबल, कर्तन, मापांक, ये सभी भी हमारे इस्पात के भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पे जो 7वां क्वेश्चन है इसका भी डी सही हो जाएगा, और जो 8वां क्वेश्चन है इसका भी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है BIS भारतीय मानक संस्थान के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इस्पात का घनत्व होता है। तो जो इस्पात होता है उसका घनत्व हमारा ए होता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर 7850 kg प्रति मीटर क्यूब होता है, या अगर इसी को चाहें तो कुंटल में भी बदला जा सकता है, टन में भी बदला जा सकता है, और यहाँ किलो न्यूटन प्रति घन मीटर दिया गया है। अगर यहाँ पे बात किया जाए 410, तो यह हमारा जो मृद इस्पात होता है उसका तनन सामर्थ्य होता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि BIS के अनुसार
इस्पात का यंग मापांक होता है, तो यह हमारा होता है 2.18 गुणे 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर mm या प्रति mm स्क्वायर होता है। अगर रेखीय प्रसार की गुणांक की बात किया जाए तो जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है यह हमारा ऑप्शन बी यानी 1.2 गुणे 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। 1.2 गुणे 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इस्पात के रासायनिक संगठन होते हैं, यानी जो इस्पात होता है उसमें क्या क्या मिला होता है। तो इसमें फास्फोरस मिला होता है, सिलिकॉन मिला होता है, सल्फर और मैग्नीज की भी उपस्थिति होती है, यानी जो इस्पात होगा इसमें ये सभी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो फास्फोरस होता है और सल्फर होता है, इसमें जो इस्पात में इसकी मात्रा होती है वह 0.04 से लेकर के 0.05 तक होता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि संरचनात्मक इस्पात में फास्फोरस उपस्थित होता है, तो जो हमारा फास्फोरस उपस्थित होता है वह 0.04 से 0.05 तक होता है। अगर वहीं पे सिलिकॉन की बात किया जाए तो जो सिलिकॉन हमारा उपस्थित होता है वह 0.3 से लेकर के 0.5 तक होता है। अगर मैग्नीज की बात किया जाए तो मैग्नीज हमारा इतना उपस्थित होता है, और सल्फर जो होता है यह फास्फोरस के बराबर ही उपलब्ध होता है, यानी 15वें नंबर का ए, 14वें का सी हो जाएगा, और 16वें में कहा गया है कि संरचनात्मक इस्पात में मैग्नीज उपस्थित होता है। तो जो मैग्नीज होता है वह हमारा इतना उपस्थित होता है, और सिलिकॉन जो हमारा होता है वह इतना उपस्थित होता है। सल्फर यहाँ पे इतनी मात्रा में, और फास्फोरस जो होता है वह भी इसी मात्रा में उपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि BIS के मानक खंडों से संबंधित कोड दिए गए हैं। तो ये सभी जो यहाँ पे दिखाए गए हैं ये सभी हमारे मानक कोड होते हैं। इसमें सामान्य स्टील होता है, इसमें मानक स्टील इसके अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पे वेल्डेड मानक स्टील इसके अंतर्गत आते हैं। तो यह सभी हमारा सही हो जाएगा, यानी 17 का डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इस्पातीय खंडों को जाना जाता है तो इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है इस आधार पे जाना जाता है, या फिर गहराई और भार के आधार पे इस्पातीय खंडों को पहचाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा। स्टील टेबल से इस्पातीय खंड के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो हमारा स्टील टेबल होता है उसमें सभी प्रकार की जानकारी, जैसे उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, गहराई क्या है, इकाई भार क्या होगा, गुरुत्व केंद्र क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, साथ ही साथ उसका भार क्या होगा, उसका कह सकते हैं गुरुत्व केंद्र या IXX क्या होगा, IYY क्या होगा, ये सारे मान स्टील टेबल की सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगले में कहा गया है कि प्रमुख बेलित इस्पातीय खंड हैं। तो यहाँ पे सभी खंड हमारे बेलित इस्पातीय खंड के अंतर्गत आते हैं। इसमें होता क्या है कि जो इस्पात होता है उस इस्पात का एक प्लेट बना लिया जाता है, और उसी प्लेट को रोल करके यानी मोड़ करके छड़ भी बनाया जा सकता है, धरन भी, कोणीय खंड भी, या प्लेट तो हमारा है ही, और टी खंड भी बनाए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि BIS के अनुसार बेलित इस्पातीय खंड होते हैं। तो जो बेलित इस्पातीय खंड होते हैं यह हमारा सभी प्रकार के इस्पातीय खंड होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे IS दिया गया है, तो IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड होता है, N का मतलब नॉर्मल, और T का मतलब है टी सेक्शन। यहाँ पे अगर कहा जाए तो भारतीय मानक जूनियर यानी छोटे
टी सेक्शन के बारे में बताया गया है और यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेंथ टी सेक्शन के बारे में बताया गया। तो ऐसे यहाँ पे सभी हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय मानक के अनुसार ISNT 100 का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे कहा गया है भारतीय मानक नॉर्मल टी सेक्शन। तो यहाँ पे जो 100 दिया गया है यह टी सेक्शन के बारे में बताया गया है और यह टी सेक्शन की गहराई होती है। तो 22 का हमारा सी सही हो जाएगा। 23 नंबर पे कहा गया है बेलित इस्पातीय प्लेट की मोटाई सामान्यतः से अधिक नहीं रखना चाहिए। तो वह हमारा होगा 5 mm। यानी कोई प्लेट होती है तो उसकी जो मोटाई होती है सामान्यतः 5 mm से अधिक ही रखा जाता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि चद्दर हो तो इसकी जो मोटाई रखी जाती है 5 mm से कम रखा जाता है। यानी 5 mm से कम रखते हैं तो वह चद्दर हो जाता है और 5 mm से अधिक मोटाई रखते हैं तो वह प्लेट के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है इस्पातीय खंड का न्यूनतम माप होता है। जो हमारा इस्पातीय खंड होता है वह 50 × 50 × 5 का होता है, या यही कहीं पे 5 के स्थान पे 6 भी लिखा गया होगा, 50 × 50 × 6। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूनतम खंड का माप होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में कहा गया है समान कोणीय खंड नहीं है। यानी यहाँ पे कौन सा समान कोणीय खंड नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यह हमारा सामान्य कोणीय खंड, समान कोणीय खंड नहीं है, असमान कोणीय खंड आता है। जो कोणीय खंड इस प्रकार से बनाए जाते हैं ऐसे करके, तो इसकी जो भुजा होती है यहाँ से यहाँ तक, इस भुजा की लंबाई अगर L1 है और इसकी भी लंबाई L1 है, यानी इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई यदि बराबर होता है तो उसको समान कोणीय खंड कहा जाता है। अगर इनकी भुजा की लंबाई अलग हो जाती है तो असमान कोणीय खंड कहा जाता है। तो इसमें कहा गया समान कोणीय खंड नहीं है, यानी असमान कोणीय खंड हमारा यह होगा। आगे कहा गया है कि 2 असमान भुजा वाले कोणीय खंड को कहते हैं। 2 असमान भुजा वाले कोणीय खंड को असमान खंड कहा जाता है। इस्पातीय धरण खंड होता है, यानी यहाँ पे धरण की बात की गई है। तो यहाँ पे जो इसके सेक्शन दिखाए गए हैं, जैसे कहा गया ISJB, यहाँ पे जो B का मान होता है इसी का मतलब बीम होता है, और IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, J का मतलब है जूनियर, H का मतलब है हैवी, M का मतलब है मीडियम। यहाँ W दिया गया है यानी वाइड, इसकी जो चौड़ाई हो वह अधिक रखी गई हो। तो यह हमारा सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है इस्पातीय चैनल खंड होते हैं। यहाँ पे चैनल की बात हो रही है, तो अगर कोई खंड हो और उसके अंत में C दिखाया गया होगा तो वह चैनल होगा, अगर B दिखाया गया होगा तो वह बीम होगा, अगर T दिखाया गया होगा तो वह T खंड होगा। तो यहाँ पे चैनल पूछा गया है, तो ये सभी अगर देखेंगे तो हमारा सभी ही चैनल खंड के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो C में लिखा गया है यह हमारा ISMC लिखा गया है, भारतीय मानक मध्यम चैनल। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इस्पातीय जोड़ मुख्यतः होते हैं, यानी जब इस्पात की 2 अवयवों को आपस में जोड़ा जाता है तो वह रिवेट के द्वारा भी जोड़ा जा सकता है, बोल्ट के द्वारा भी, या फिर वेल्डिंग किया जा सकता है, या पिन के द्वारा भी जोड़ा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। सबसे सामर्थ्यवान जोड़ होता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वेल्डिंग। वैसे जो हमारा रिवेट और वेल्डिंग होते हैं ये अस्थाई जोड़ आते हैं, जोड़ के अंतर्गत आते हैं, और जो पिन और बोल्ट होता है यह हमारा अस्थाई
जोड़ के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है संरचना पर भार आते हैं, यानी संरचना पे किस किस प्रकार के भार आते हैं। तो इस पे हमारा चल भार भी आएगा, अचल भार भी आएगा, पवन भार, हिम भार, संघट्ट भार या भूकंप भार, यानी सभी प्रकार के भार संरचना पे आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।